कैन यू हियर मी स्टूडेंट्स? बेटे क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कैन आई विजिबल टू यू? कैन आई ऑडिबल टू यू? रिस्पॉन्स नहीं मिला बेटे, कोई एक बच्चा मुझे रिस्पॉन्स कर दीजिए। अंकुश, अंकुश बताइए, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस, ओके, थैंक यू वेरी मच बेटे। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। देखिए, कल हमने चैप्टर नंबर 4 जो था आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, उसको हमने फिनिश कर दिया था बेटे। आज हम चैप्टर नंबर 5 पर मूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स और क्लास है आपकी 11th कॉमर्स, और आप पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो बेटे लास्ट लेसन में आपने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। हमने डाटा को ऑर्गेनाइज किया था, व्यवस्थित किया था बेटे। ठीक है, जो रो डाटा आपको मिलते थे उसे हमने उसका क्लासिफिकेशन किया था, वर्गीकरण किया था बेटे। एक तरह से उनको हमें, ठीक है, क्लास इंटरवल के जरिए एक तरह से हमने उसको रूप दिया था। ठीक है, तो वो था आपका क्लासिफिकेशन या ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारे पास नेक्स्ट लेसन आ रहा है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब डाटा को प्रेजेंट हम करके बताएंगे बेटे। ठीक है, प्रेजेंट यानी कि हमें इस तरह से प्रेजेंट करना है कि सामने वाले को कंक्लूजन मिल सके, सामने वाला उनसे कोई ना कोई डिसीजन ले सके बेटे। ठीक है, तो ये जो लेसन है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसमें आप बेसिकली दो तरह की प्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कशन करोगे। ठीक है, पहली तो होती है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब लिखना, लिखकर बताना बेटे। तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होगा सबसे पहले तो, यानी हम डाटा को लिखकर बताएंगे। ठीक है, एक दो लाइनें या एक दो पैराग्राफ हम लिख देंगे और फिर डाटा को प्रेजेंट करके दिखा देंगे। वो होते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। बहुत आसान सी है। ठीक है, 10-5 मिनट में खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। तो फिर आता है आपका टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो ये जो लेसन है बेटे, मेन आपका टेबुलर प्रेजेंटेशन पे ही है। टेबुलर का मतलब होता है टेबल, यानी टेबल के थ्रू डाटा को प्रेजेंट करके दिखाना। ठीक है, टेबल के थ्रू डाटा का प्रेजेंटेशन करना। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो ये लेसन जो है आपका वो इन दो टॉपिक पर डील करने वाला है, टेक्सचुअल एंड टेबुलर। टेक्स्ट का मतलब लिखकर दिखाना, लिखकर इंफॉर्मेशन देना, और टेबुलर यानी कि टेबल वाइज, टेबल की तरह दिखाकर कर रहा हूं ये लेसन फ्रॉम माय साइड। ठीक है, तो हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। देखिए, द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा लीड्स अस टू अ प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो हमने डाटा को क्लासिफाई तो कर दिया था, क्लास में डिवाइड कर दिया था बेटे उनको। अब क्लासिफिकेशन करने के बाद अब हम उन्हें प्रेजेंट कैसे करें, प्रेजेंटेशन कैसे दे उसका, अब ये हमारे पास मेन क्वेश्चन आता है। द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मीन्स एग्जीबिशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन का मतलब हमें क्या करना है, डाटा को एग्जिबिट करना है, उसे प्रदर्शित करना बेटे। एग्जीबिशन को हिंदी में कहते हैं प्रदर्शित करना, प्रदर्शनी करना। तो बेटे हमें डाटा को इस तरह से एग्जिबिट करना है, इस तरह से। तो हमें डाटा को इस तरह से रिप्रेजेंट करके दिखाना है ताकि वो क्लियर दिखाई दे, अट्रैक्टिव दिखाई दे, और इस मैनर में दिखाई दे कि वो इजीली अंडरस्टूड किया जा सके और एनालाइज किया जा सके बेटे। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मींस एग्जीबिशन ऑफ डाटा इन is clear and attractive manner, and the conclusion can be sure. So there are many form of presentation of data. तो डाटा के कई, क्या हो रहा है? तो ये कह रहे हैं कि दे आर, तो बेटे हम बात कर रहे थे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की। तो मैंने आपको बताया था भाई, डाटा को जब हम, ठीक है, क्लियर मैनर में, अट्रैक्टिव मैनर में,
रिप्रेजेंट करते हैं ताकि अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना आसान हो जाए बेटे, तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसमें डाटा को एग्जिबिट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, उस मैनर में कि जिससे वो क्लियर लगे, अट्रैक्टिव लगे और साथ ही साथ उनसे अंडरस्टैंडिंग और एनालाइज करना काफी आसान हो जाए बेटे। तो डाटा को रिप्रेजेंट करने की मैनी फॉर्म्स होती है, इसमें दो तीन मोस्ट पॉपुलर होते हैं बेटे। पहला होता है टेक्सचुअल टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन, सेकंड होता है आपका टैबुलर रिप्रेजेंटेशन और एक थर्ड फॉर्म और होते हैं जिसे कहते हैं हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, डायग्राम वाइज शो करके दिखाना, ठीक है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो तीन तरह से हम डाटा को लिखकर दिखा, तो डाटा को बेटे हम तीन तरीके से दिखा सकते हैं, टेक्सचुअल यानी कि लिखकर, टैबुलर यानी कि टेबल के रूप में और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन यानी कि डायग्राम के रूप में, ठीक है, जैसे पाई चार्ट आपका होता है, हिस्टोग्राम हो गया आपका, ये सारे डायग्राम होते हैं बेटे, तो इनके थ्रू हम इन्हें लिखकर दिखा सकते हैं। तो पहला देखिए टैबुलर प्रेजेंटेशन, ठीक है, टैबुलर सॉरी टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टेक्सचुअल का मतलब होता है लिखकर दिखाना बेटे, ठीक है, रिटन फॉर्म में लिखकर दिखाना, ठीक है, लिखकर दिखाया जाता है, रिटन फॉर्म में से लिखकर दिखाया जाता है बेटे। तो देखिए टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, इन टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन के अंदर डाटा आर ए पार्ट ऑफ टेक्स्ट ऑफ स्टडी, ठीक है, जो डाटा होते हैं वो बेटे स्टडी का एक पार्ट होते हैं, एक हिस्सा होते हैं। तो बेटे टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में जो डाटा होते हैं, ठीक है, वो टेक्स्ट का पार्ट होते हैं, उन्हें डिस्क्रिप्टिव जानकारी देना, ठीक है, उन्हें डिस्क्राइब करते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन प्रदान करके देते हैं, ब्यौरा। इस तरह की प्रेजेंटेशन को हम डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। इट इज अ डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज वेल, दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो ये बेटे काफी कॉमन फॉर्म है, काफी जगह पर देखिए न्यूज़पेपर में डाटा को लिखकर शो कर दिया जाता है, लिखकर बता दिया जाता है, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें बेटे जो डाटा होते हैं वो टेक्स्ट का, वो स्टडी का एक पार्ट होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इन्हें डिस्क्रिप्टिव रूप में शो कर दिया जाता है, इसीलिए इन्हें डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा भी कहते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म, ये बेटे डाटा को रिप्रेजेंट करने की काफी कॉमन फॉर्म होते हैं, क्योंकि डाटा आप लिखकर बता देते हैं, हम लिखकर नीचे दो तीन लाइनों में डाटा रिप्रेजेंट कर देते हैं। कुछ एग्जांपल देखिए बेटे डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन की या टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन के एग्जांपल आ रहे हैं आपके सामने। एग्जांपल नंबर 1 देखिए कि इन अ स्ट्राइक कॉल गिवन बाय ट्रेड यूनियन, तो ट्रेड यूनियन ने एक स्ट्राइक बुलाई बेटे, ठीक है, यानी कि हड़ताल करी उन्होंने, सब लोगों से कहा भाई कि अब आपको हड़ताल करनी है, स्ट्राइक करनी है, ऑफ शू मेकिंग इंडस्ट्री, शूज यानी कि जूते, तो जूतों की जो इंडस्ट्री होती है उसकी ट्रेड यूनियन ने बेटे स्ट्राइक बुलाई, हड़ताल बुलाई, इन द सिटी ऑफ दिल्ली, कहां पर, दिल्ली के अंदर। 50% ऑफ द वर्कर रिपोर्टेड फॉर द ड्यूटी, तो इनमें से बेटे 50% वर्कर ने तो ड्यूटी की और बाकी 50% वर्कर ने ड्यूटी नहीं की। एंड ओनली 2 आउट ऑफ 20 इंडस्ट्री इन द सिटी वर टोटली क्लोज्ड, और 20 में से केवल 2 इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद रही। तो ये आपकी जो 3 लाइनें मैंने पढ़ी बेटे, ये टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का एक एग्जांपल था कि भाई एक स्ट्राइक बुलाई गई शू मेकिंग इंडस्ट्री में, ठीक है, उस स्ट्राइक के अंदर बेटे 50% लोगों ने काम नहीं किया और 50% लोगों ने काम किया, और 20 में से केवल 2 इंडस्ट्री ही बेटे पूरी तरह से बंद रही, बाकी 18 खुली और चली भी बेटे। तो इस तरह से ये टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का पार्ट है, जहां पर डाटा को बेटे टेक्स्ट के रूप में, टेक्स्ट के रूप में यानी लिखकर दिखाया जाता है, डिस्क्रिप्शन उसका दिया जाता है, उसका संक्षिप्त ब्यौरा दिया जाता है एक तरह से। एग्जांपल नंबर 2 देखिए बेटे, एक और एग्जांपल है आपके पास, ठीक है, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का। सर्वे कंडक्टेड बाय एन एनजीओ, तो एक सर्वे कराया एनजीओ ने, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, इट रिवील दैट, और ये सर्वे रिवील कर रहा था कि इन द स्टेट ऑफ पंजाब, पंजाब के अंदर एरिया अंडर पल्सेस हैज टेंडेड टू श्रिंक बाय 40%। पल्सेस का मतलब होता है दालें, दालों पे जो दालें उगाई जाती है जिस एरिया पर, और श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना या कम होना बेटे।
तो ये कह रहे हैं कि ऐसी भूमि या ऐसा एरिया जहां पर पंजाब के अंदर दालें उगाई जाती थी, वो एरिया 40% से घट गया है बेटे, 40% से घट गया है, ठीक है। And while the area of rice and wheat has tended to expand, जबकि जो राइस और व्हीट का एरिया है वो 20% से बढ़ गया है बिटवीन द ईयर 1991 टू 2001। तो ये भी देखिए जानकारी हमने लिखकर बताई कि भाई इन द स्टेट ऑफ पंजाब जो पल्सेस होती है, पल्सेस का जो एरिया है वो घटकर 40% घट गया बेटे, और जो राइस और व्हीट का एरिया है वो 20% बढ़ गया। तो ये भी एक टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का पार्ट थी जहां हमने लिखकर, ठीक है, प्रेजेंटेशन दी, लिखकर हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये था टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, आसान सी है। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में हम जो डाटा होते हैं उन्हें लिखकर शो करते हैं, 3-4 लाइनों में उसका डिस्क्रिप्शन दे देते हैं और फिर उसे हम शो कर देते हैं। सुटेबिलिटी यानी उपयुक्तता देख लेते हैं कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कहां उपयुक्त रहती है। देखिए, textual presentation of data is most suitable when the quantum of data is not very large। तो जहां डाटा की क्वांटिटी, डाटा की जो संख्या है बहुत ज्यादा नहीं है, 1 या 2 या 3 डाटा ही हमें देने हैं ज्यादा से ज्यादा बेटे, तो वहां हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन अपना सकते हैं, वहां हम लिखकर डाटा प्रेजेंट कर सकते हैं, एग्जिबिट कर सकते हैं। A small volume of data present a part of subject matter of study become useful supporting evidence to the text। तो बेटे जब स्मॉल स्टडी ऑफ डाटा होते हैं तो उसे जब हम लिखकर दिखाते हैं तो वो बेटर तरीके से परफॉर्म होता है और वो एविडेंस के रूप में, साक्ष्य के रूप में भी बेटे यूज किया जा सकता है, सबूत के रूप में भी यूज किया जा सकता है। रादर देन, तो ऐसा कहने से अच्छा, तो बेटे सुटेबिलिटी पढ़ रहे थे। इंटरनेट इशू आज बहुत ज्यादा आ रहा है, मौसम साफ है फिर भी पता नहीं क्यों इंटरनेट इशू यहाँ पर आ रहा है, डोंट नो बेटे। I'm really sorry for the inconvenience, बहुत ज्यादा इशू अराइज हो रहे हैं आज, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। तो बेटे मैं सुटेबिलिटी बता रहा था आपको, ठीक है, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की मैं सुटेबिलिटी आपको एक्सप्लेन करके दे रहा था। तो ये कह रहे थे भाई कि जहाँ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाटा हम यूज करते हैं वहां पर ये बेस्ट रहता है बेटे, ठीक है, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाटा काफी यूजफुल रहता है और एविडेंस, ठीक है, डज, इसलिए rather than saying that price of gold is skyrocketing, कि भाई ऐसा कहने से अच्छा रहेगा कि गोल्ड के प्राइस आसमान छू रहे हैं, एक स्टेटमेंट, तो ऐसा कहने से अच्छा है कि हम एक स्टेटमेंट इशू कर दें, लाइक द प्राइस ऑफ गोल्ड हैज राइजन बाय 50%, कि बेटे कि गोल्ड के प्राइस आसमान छू रहे हैं। इस स्टेटमेंट की बजाय अगर हम उसे डाटा के रूप में प्रेजेंट कर दें कि भाई गोल्ड के प्राइस 50% से बेटे in the financial year, ठीक है। So one need not support the text with voluminous data in the form of table। तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में बेटे डाटा की कोई जरूरत नहीं होती या कोई डायग्राम की हमें आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। Indeed, क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन, तो ये जो प्रेजेंटेशन होता है बेटे स्मॉल, तो बेटे ये स्मॉल क्वांटिटेटिव प्रेजेंटेशन होता है डाटा का, एकदम छोटा हमने प्रेजेंटेशन दे दिया और लोगों को इस छोटी सी बात से ही समझ आ गया, उन्होंने इस छोटी सी बात से कंक्लूजन निकाल लिया बेटे। इट गिव एन एम्फसाइज ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्रुथ टू द अदरवाइज क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है होते हैं बेटे, ठीक है, तो उसे स्टैटिस्टिकल ट्रुथ देना आसान नहीं होता, बट क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट को स्टैटिस्टिकल ट्रुथ देना आसान होता है। तो इसीलिए ये वो डाटा होते हैं जिसे हम टेक्स्ट के रूप में, लिखित रूप में यहाँ पर दिखा देते हैं बेटे। तो ये था आपका टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। अब इसकी ड्रॉबैक वो देख लेते हैं, कमियां, कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की कमियां क्या है भाई। लिखकर हम डाटा दिखा रहे हैं 2-4 लाइनों में, तो उसमें क्या क्या कमी है, क्या क्या उसके नुकसान है, देखिए। A serious drawback of the textual presentation of data is that one has to go through the entire text। सबसे पहली इसकी कमी है बेटे कि अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें एंटायर टेक्स्ट, पूरे के पूरे टेक्स्ट को ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पूरे टेक्स्ट को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर हम कोई, तो बेटे पूरे टेक्स्ट को पढ़ना पड़ेगा तभी जाके कोई कंक्लूजन निकल पाएगा। A picture or set of bars showing increase in the price of gold during a specific period is certainly quite informative even on a casual glance of a reader। तो जब हम ठीक है टेबल के रूप में उन्हें इंफॉर्मेशन दे, कई सारे साल के प्राइस दिखाएं, तो वो ज्यादा, रादर देन हम 1 साल का लिख दें कि भाई 1 साल में गोल्ड के प्राइसेस में क्या क्या चेंज आया,
उसकी बजाय अगर हम पिछले 10 सालों के प्राइस दिखाएं तो ज्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की यही कमी है बच्चे। ठीक है, कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन does not offer anything to the reader at mere glance of the text matter। ठीक है, तो टेक्स्ट मैटर का कुछ ज्यादा कुछ शो नहीं करके देता वो। The reader must read and comprehend the entire text। रीडर को पूरा जो वो है पढ़ना पड़ता है। ठीक है, When a subject matter study is vast, जब subject matter बहुत बड़ा हो जाए and involve comparison across different countries, और जब अलग-अलग देशों का comparison हमें दिखाना हो, तो textual presentation would only add to discomfort to the reader। तो फिर हम बेटे टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन के जरिए कुछ शो नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर बहुत ज्यादा लार्ज इन्वेस्टिगेशन हमें करनी पड़ जाए या लार्ज डाटा हमें शो करने पड़ जाए, तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन फिर वहां इनफ नहीं रहेगा, फिर वहां हमें टैबुलर प्रेजेंटेशन को मूव करना पड़ेगा बेटे। तो ये था आपका टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, जिसमें डाटा को लिखकर दिखाया जाता है, लिखकर शो किया जाता है। नेक्स्ट आपका आ रहा है टैबुलर प्रेजेंटेशन। टैबुलर का मतलब होता है टेबल, यानी कि टेबल के रूप में हम डाटा को दिखाएंगे बेटे। टैबुलर प्रेजेंटेशन हम शो करने जा रहे हैं, टेबल वाइज हम डाटा को दिखाएंगे। देखिए टैबुलर प्रेजेंटेशन अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कि इन द वर्ड्स ऑफ न्यूज़ वैगनर, अ स्टैटिस्टिकल टेबल इज अ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इन कॉलम एंड रो। तो न्यूज़ वैगनर ने कहा है भाई कि टैबुलर प्रेजेंटेशन एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होती है। क्या होती है? एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होती है। Systematic presentation of data in the form of column and rows। In the form of column, तो कॉलम के रूप में एंड रोज के रूप में। तो बेटे जब टेबल दिखाई जाते हैं तो उसके कुछ कॉलम होते हैं। ठीक है, वर्टिकल रूप को हम कॉलम कहते हैं, और जो ये हॉरिजॉन्टल हो जाए इसे हम रोज कहते हैं। ये रो है, तो बेटे ये रो है रो 1 रो 2। ठीक है, ये कॉलम है C1 C2 C3, कॉलम 1। न्यूज़ वैगनर ने यही कहा है कि इस तो बेटे हम बात कर रहे थे टैबुलर प्रेजेंटेशन की। न्यूज़ वैगनर के अनुसार जो टैबुलर प्रेजेंटेशन होता है वो एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन होता है। तो बेटे न्यूज़ वैगनर ने कहा है कि जो न्यूज़ वैगनर ने कहा है कि जो टैबुलर प्रेजेंटेशन होता है वो एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन होता है रोज और कॉलम के रूप में। ठीक है, वर्टिकल डिसेक्शन को बेटे कॉलम कहते हैं, जो वर्टिकल है उसे हम कॉलम कहेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल है उसे हम रोज कहेंगे। प्रोफेसर एमएम ब्लेयर ने भी प्रेजेंटेशन दी बेटे कि टैबुलेशन इज इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन कॉलम एंड रो। तो जो टैबुलर प्रेजेंटेशन होता है वो एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा होता है बेटे कॉलम और रोज के रूप में। तो आपको ध्यान रखना है व्हाट इज टैबुलर प्रेजेंटेशन। Tabular presentation is a systematic presentation of data in column and rows। तो कॉलम और रो के रूप में जो डाटा होता है उसे टैबुलर प्रेजेंटेशन कहते हैं। अब आ रहा है बेटे कंपोनेंट ऑफ ए टेबल। जब हम एक टेबल बनाते हैं तो टेबल का क्या क्या कंपोनेंट होता है बेटे, तो उसके लिए पहले हम एक आज तो बहुत परेशान कर रहा है बेटे, ये नेट चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। देखिए क्या हुआ बेटे, नेटवर्क बहुत ज्यादा इशू आ रहा है, पता नहीं आज तो। बेटे मैं एक टेबल का फॉर्मेट बनाने जा रहा हूँ। देखिए मान लीजिए सेट। बेटे ये एक टेबल का फॉर्मेट है। देखिए इसमें कौन सी चीज क्या होती है। देखिए ये जो वर्टिकल एक्सिस होते हैं ये आपके कहलाते हैं कॉलम। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस क्या है आपके कॉलम में बेटे। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होते हैं ये आपके कहलाते हैं रोज। इन्हें हम क्या कहते हैं? रोज कहते हैं बेटे। ये होता है आपका, इसमें देखिए हेडिंग लिखी जाती है, जैसे मान लीजिए हम मार्क्स लिख रहे हैं यहाँ पर या प्रेफरेंसेस जो भी लिखते हैं, तो ये होती है हेडिंग, तो इसीलिए इसे कहते हैं सब हेड। ठीक है,
बेटे मैं कॉलम की बात कर रहा था। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बहुत बुरा नेटवर्क है आज हमारे यहाँ पर, पता नहीं क्या हो गया है। मैं कॉलम की बात कर रहा हूँ, प्लीज इसे देखिए। तो ये होता है आपका कॉलम, ये जो मेन हेड होता है ये वाला, देखिए ये वाला जो होता है बेटे, ठीक है, इसको हम कहते हैं सब हेड, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सब हेड बेटे। इसके बाद ये वाला जो कॉलम आता है, देखिए ये वाला, ठीक है, ये वाला जो कॉलम आपका पूरा होता है, ये कहलाता है कॉलम हेडिंग या कैप्शन। क्या कहलाता है ये, कॉलम हेडिंग या कैप्शन, इसे हम कैप्शन कहते हैं बेटे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऊपर टेबल नंबर भी लिखा जाता है कि भाई टेबल नंबर कौन सी है, ठीक है, टेबल नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से। इसके बाद टेबल टाइटल भी लिखा जाता है कि ये टाइटल क्या है बेटे, ठीक है, टाइटल का नाम जो भी है, या मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, या इनकम ऑफ स्टूडेंट, जो भी है वो यहाँ पर लिख दिया जाता है। इसके नीचे फुटनोट बनाया जाता है बेटे। फुटनोट के बाद सोर्स लिखा जाता है कि भाई ये टेबल हमें कहाँ से मिली है, वर्ल्ड बैंक ने दी है, या आरबीआई ने दी है, या देश की सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, किसने दिए बेटे, ठीक है, ये होती है पूरी बॉडी, ये जो पूरा पार्ट है ये होती है टेबल की बॉडी, तो इसे कहते हैं बॉडी ऑफ द टेबल। ये क्या है, आपकी बॉडी ऑफ द टेबल, टेबल की बॉडी कहलाते हैं बच्चे। तो ये आपकी पूरी होती है टेबल। तो आपसे कहा गया है कंपोनेंट ऑफ ए टेबल, तो हम एक बार टेबल के कंपोनेंट जो है मैंने बताया, इसे जल्दी से पढ़ लेते बेटे। टेबल नंबर, देखिए सबसे पहले यहाँ टेबल नंबर लिखा जाता है सबसे ऊपर, कि फर्स्ट ऑफ ऑल अ टेबल मस्ट बी नंबर। तो एक टेबल की नंबर जरूर लिखा जाए कि भाई कौन से नंबर की टेबल है, पहली है, दूसरी है, पांचवी, 10वीं है। डिफरेंट टेबल मस्ट हैव डिफरेंट नंबर, अलग अलग टेबल के अलग अलग नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, इस तरह से। These number must be in the same order as the table, और ये नंबर बेटे ऑर्डर के सेम, ठीक है, जो आपकी टेबल होती है वो सेम ऑर्डर में होनी चाहिए, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से लिखी होनी चाहिए। नंबर स्पेशलिएट लोकेशन ऑफ द टेबल, और जो ये नंबर है उससे बेटे टेबल की लोकेशन का पता लगेगा कि ये टेबल कहाँ पर है, उसे ढूंढने में हमें तकलीफ नहीं होगी, कठिनाई नहीं होगी। तो सबसे पहला क्या होता है बेटे, टेबल का कंपोनेंट टेबल नंबर, ठीक है भाई, हमें टेबल का नंबर है वो लिखा होना चाहिए, हर टेबल के पास नंबर लिखा होना चाहिए, और टेबल को हमेशा ऑर्डर वाइज हमें दिखाना चाहिए। सेकंड है टाइटल, ये देखिए दूसरा पार्ट आ गया टाइटल बेटे। टेबल का टाइटल भी जरूर लिखा होना चाहिए कि भाई टाइटल पढ़ के सामने वाले को इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये टेबल किस चीज की इंफॉर्मेशन हमें दे रही है। जैसे टेबल का टाइटल हो सकता है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स, या इनकम ऑफ द हाउस होल्ड, या एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड बेटे, ठीक है, या जीडीपी ऑफ ए कंट्री, कुछ भी उसकी टाइटल हो सकती है बेटे। तो ये टेबल मस्ट हैव अ टाइटल, तो एक टेबल का बेटे टाइटल जरूर होना चाहिए। टाइटल मस्ट बी रिटन इन बोल्ड लेटर, और टाइटल बेटे बोल्ड लेटर में लिखा होना चाहिए, बड़े बड़े शब्दों में लिखा होना चाहिए। इट शुड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर, ये जो टेबल का टाइटल है वो रीडर की अटेंशन को अपनी तरफ आकर्षित करे। द टाइटल मस्ट बी सिंपल क्लियर एंड शॉर्ट, टाइटल छोटा होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए बेटे। एक गुड टाइटल मस्ट रिवील, एक जो अच्छा टाइटल होता है वो ये इंफॉर्मेशन प्रदान करके देता है। पहली, द प्रॉब्लम अंडर कंसीडरेशन, की जो टेबल है किस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रही है। सेकंड, द टाइम पीरियड ऑफ द स्टडी, कि भाई जो स्टडी की गई है उसका टाइम पीरियड क्या है बच्चे, कब किस समय वो स्टडी की गई थी। प्लेस ऑफ द स्टडी, वो स्टडी कहाँ पर की गई है, यूके में, यूएस में, चाइना में, कहाँ पर वो स्टडी की गई है। द नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, भाई डाटा को क्लासिफाई करने का क्या नेचर रहा था, ठीक है। एक गुड टाइटल इज शॉर्ट बट कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, तो ये कह रहे हैं कि एक टाइटल शॉर्ट होना चाहिए, बट शॉर्ट का मतलब ये नहीं कि वो इन्फॉर्मेशन ना दे, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी देना चाहिए बेटे। तो पहला है टेबल नंबर, सेकंड है आपका, ठीक है, टाइटल, थर्ड हमारा बेटे हेड नोट, ठीक है, थर्ड क्या है हमारा, हेड नोट। तो यहाँ पर हम नीचे हेड नोट डालते हैं, ठीक है, टेबल के बारे में एक नोट डाल देते हैं, तो ये आपका हो गया थर्ड कंपोनेंट, हेड नोट, ठीक है। तो हेड नोट, तो टेबल देखो सबसे पहले टेबल नंबर, फिर टेबल का टाइटल, और फिर टेबल के नीचे एक हेड नोट डाला जाता है, ठीक है। जैसे देखिए कि इफ द टाइटल ऑफ द टेबल डज नॉट गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, अगर टाइटल कोई